हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में हम आपके सेट्स का जो पिछली क्लास में हमने कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर लिए थे उससे रिलेटेड आगे हम क्वेश्चंस कंटिन्यू करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय सेट? सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑफ एनीथिंग। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एनीथिंग को हम सेट बोलते हैं। सेट को लिखने के तीन तरीके होते हैं। रोस्टर फॉर्म, जिसमें हम ऐसे यूज करते हैं करली ब्रैकेट को। सेट बिल्डर फॉर्म, जो ऐसे होता है। और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जो कि थ्योरी होती है बेसिकली। जो कि बेसिकली थ्योरेटिकल फॉर्म में होता है। तो तीन तरीके से हम एक सेट को लिख के दिखा सकते हैं। रोस्टर फॉर्म में हम करली ब्रैकेट यूज करते हैं और उसके अंदर हम एलिमेंट्स दिखाते हैं, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में हम एक्स सच डेट यूज करते हैं, जिसमें एक्स इज टू एक्स होता है। और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम थ्योरी यूज करते हैं। रोस्टर फॉर्म में हम जब सेट को लिखते हैं तो उसके अंदर जो भी हम चीजें लिखते हैं इन सबको कहा जाता है एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, ठीक है। तो सेट के अंदर जो भी चीजें होती हैं, जो भी आइटम्स होते हैं, उसको एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। इस सेट के सबसेट्स भी बन सकते हैं। और वो सबसेट्स कैसे होते हैं? लाइक दिस, ठीक है। कि मतलब इसका एक एलिमेंट उठा लो और उसका एक सेट बना दो, दैट इज सब सेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है कि इसी को वापस लिख दो तो वो इम्प्रॉपर बन जाता है और उसको छोड़ के बाकी सारे प्रॉपर सबसेट्स होते हैं। प्रॉपर सबसेट मतलब उसका एक हिस्सा होना चाहिए, वो पूरा पूरा नहीं होना चाहिए। अगर वो पूरा पूरा है तो वो इम्प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। कार्डिनल नंबर्स का मतलब होता है कि ये जो सेट है इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 5, तो वो होता है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर। हर सेट के कितने सबसेट्स बना सकते हो? 2 की पावर n। तो जैसे यहाँ 5 एलिमेंट है तो 2 की पावर 5 आप सेट्स बना सकते हो। अब ये याद रखना कि 2 की पावर 5 जो आप सेट्स बनाओगे इसके अंदर दो सेट्स थोड़े से स्पेशल वाले होंगे। एक होगा वो इम्प्रॉपर सबसेट, जो कि बेसिकली ये पूरा पूरा खुद होगा। और एक होगा फाई। फाई का मतलब होता है नल सेट। नल सेट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, पर नल सेट को आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये अलाउड नहीं है। फाइनाइट सेट का मतलब होता है ऐसे सेट जिसको आप काउंट कर सकते हो। इनफाइनाइट सेट का मतलब ऐसे सेट जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट तक जाएंगे वो। इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। ये एन नहीं है, ये इंटरसेक्शन का साइन है। इसका मतलब होता है यूनियन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी बोल रहा हूं तो ए और बी के बीच में क्या चीजें कॉमन है वो बता दो। और यूनियन का मतलब होता है अगर मैं ए यूनियन बी बोल रहा हूं तो ए और बी के ऑल एलिमेंट्स बता दो। ऑल एलिमेंट्स मतलब सेट के अंदर जो है। रिपीटेशन को 2 बार काउंट मत करना। अगर 2 2 है तो उसको एक ही बार लिखना 2। ये होता है यूनियन और इंटरसेक्शन का मतलब, ठीक है। यूनियन का और इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है। पावर सेट का मतलब क्या होता है? पावर सेट का मतलब होता है कि जितने भी सबसेट्स होते हैं ना उसी का एक सेट बना दो। मतलब कुछ नहीं करो, सबसेट्स लिखो और उसका एक करली ब्रैकेट लगा दो बाहर। सारे सबसेट्स को लिखो और एक करली ब्रैकेट लगा दो बाहर। दैट इज नोन एज पावर सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है पापा सेट। यानी कि अगर एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं, बहुत सारे सेट्स आपको दिए हुए हैं, तो कोई एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स होंगे जो कि बाकी सेट्स के अंदर भी हैं, तो वो होता है यूनिवर्सल सेट। उसके अंदर सारे कंपोनेंट, सारे एलिमेंट्स होंगे जो कि बाकी सेट्स के अंदर है, तो दैट इज नोन एज यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बेसिक बातें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। ए नॉट, जिसको मैं ए कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकता हूं, इसका मतलब होता है ए को छोड़ के बाकी सारी चीजें। एवरी एलिमेंट इन अ यूनिवर्स एक्सेप्ट ए इटसेल्फ। तो ए को छोड़ के इस यूनिवर्स में बाकी सारी कितनी चीजें हैं? ए को छोड़ के और कितने एलिमेंट्स हैं इस यूनिवर्स में, उसको बोलते हैं ए नॉट या फिर ए कॉम्प्लीमेंट या निगेशन बोलते हैं। निगेशन वर्ड यूज नहीं होता ज्यादातर केसेस में। ये होता है बिलोंग्स टू का साइन। ए बिलोंग्स टू ए। यहां पर अगर आप देखोगे मैंने एक सेट बनाया था, इसके अंदर ए है, तो यहां पर जो ए है वो एक एलिमेंट है ए का। अगर मुझे ये किसी को बताना है तो मैं बिलोंग्स टू का साइन यूज करता हूं। छोटा ए बड़े वाले ए सेट का एक एलिमेंट है। अगर मुझे ये बात किसी को बतानी है तो मैं बिलोंग्स टू का साइन यूज करता हूं। टी एक एलिमेंट नहीं है तो उसके लिए मैं नॉट बिलोंग्स टू का साइन यूज करता हूं।
क्या ये एक एलिमेंट है बच्चों ए का? फटाफट से बताना, क्या ये एक एलिमेंट है? क्या छोटा ए यहां पर बड़े ए का कोई एलिमेंट है? आंसर इज यस, आंसर इज यस, बट आंसर इज नो, क्योंकि बच्चों मैंने यहाँ पर ए एज अ एलिमेंट नहीं लिखा है, मैंने ए एज अ सबसेट लिख दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो ए है ये ए का सबसेट है, ना कि एलिमेंट है। ए का एलिमेंट है, पर ए विद अ करली ब्रैकेट ए का सबसेट है। तो इन दोनों चीज पे ना आप जरा फोकस करके चलना, इन दोनों चीजों आप जरा फोकस करके चलना कि अगर मैं सिर्फ ए लिखूं, अगर मैं सिर्फ छोटा ए लिखूं, चलो लेट्स टेक इट ई, ए बोलने में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, लेट्स टेक इट ई, ई इज एलिमेंट ऑफ ए, एवरीवन, ई इज एलिमेंट ऑफ ए, फटाफट से बताओ, ई इज एलिमेंट ऑफ ए, यस। कैन आई राइट इट लाइक दिस? कैन आई राइट इट लाइक दिस? यस, बट कैन आई राइट इट लाइक दिस? आंसर इज नो, बिकॉज ई एज अ सबसेट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। ई एज अ सबसेट, अगर मैं इस पे करली ब्रैकेट लगा दूं, ये एक सबसेट बन जाएगा, ए का एक सबसेट बन जाएगा ई, अगर मैं इसमें करली ब्रैकेट लगा दूं तो अगर मैं करली ब्रैकेट लगा दूं इट विल बिकम अ सबसेट। तो अब ये कोई एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट मतलब होता है एलिमेंट, इस पे करली ब्रैकेट लगाने से ये सबसेट बन जाता है। ई अकेला खड़ा हुआ है तो वो एलिमेंट कहलाएगा, अगर ई के आगे पीछे दो करली ब्रैकेट लगा दोगे तो वो एक सबसेट बन जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर बिलोंग्स टू नहीं, अब आपको सबसेट का साइन यूज करना है। होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ रहा होगा एकदम क्लियरली, कि अगर मैं ई को एज अ करली ब्रैकेट यूज करूं, यू हैव टू यूज दिस साइन सबसेट, यू हैव टू यूज दिस साइन सबसेट, पर अगर मैं ई को अकेले यूज कर रहा हूं, यू हैव टू दिस साइन बिलोंग्स टू। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस समझ के चलना। ए और बी यहां पर इक्विवेलेंट सेट्स है, ए और सी यहां पर इक्वल सेट्स है, पर हम इसको इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट की डेफिनेशन बोलती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट बी। देयर इज अ सेट ए, देयर इज अ सेट बी, if the number of elements in set A is equal to number of elements in set B, we can say it's an equivalent set, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर है भले अलग अलग हो। पर इक्वल सेट बोलता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज एज इट इज इक्वल होने चाहिए इन नेचर एज वेल और इन नंबर एज वेल, जो कि सेट बी के अंदर है। यानी अगर ए है और सी है यहाँ पर, तो ए आई ओ यू ये दोनों इक्वल सेट है, ये दोनों इक्वल है, और हम इनको एट द सेम टाइम इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं। जैसा कि मैंने एक सेंटेंस आपसे कहा था, ऑल द इक्वल सेट्स आर बाय डिफॉल्ट इक्विवेलेंट सेट्स, बट ऑल द इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल सेट्स, ऑल द इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल सेट्स। ओके, क्या मैं कह सकता हूं ए और बी एक डिसजॉइंट सेट है? फटाफट से बताओ, क्या मैं कह सकता हूं ए और बी एक डिसजॉइंट सेट है? ए और बी एक डिसजॉइंट सेट है, क्योंकि ए और बी के बीच में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, क्योंकि ए और बी के बीच में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है यहाँ पर, तो ए और बी एक डिसजॉइंट सेट हो गया। ठीक है, डिसजॉइंट सेट का मतलब भी यही होता है कि दोनों में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होने चाहिए। करेक्ट। n n+1/2, n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है,
कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, अप टू इन्फिनिटी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, इज अ इनफाइनाइट सेट। इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 5 7 और b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहां पर x बिलोंग्स करता है a को, तो बताओ क्या इनमें से सही है, क्या इनमें से सही है बताओ। ये आंसर है, ये आंसर है सिंपल। मेरे को एक बात बताओ, बी सेट बनाओ, बी वाला सेट बनाओ, एक्स स्क्वायर करते जाना है, जहां पर एक्स की वैल्यू जो है वो ए से लेनी है हमको। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो ये बन गया सिंपल 1 4 9 25 और 49, सिंपल। तो अब बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, सिंपली ए आंसर करेक्ट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो मनीष, सौम्यदीप, श्रुति, डोलन, वेदिका, इन पांचों ने ए आंसर दिया है। बाकी बच्चे सी आंसर दे रहे हैं, क्योंकि शायद बाकी बच्चों को याद होगा कि किसी भी सेट को हम स्मॉल लेटर से डिनोट कर ही नहीं सकते, नॉट अलाउड। तो बाकी बच्चों को याद होगा कि हम किसी भी सेट को स्मॉल लेटर से डिनोट नहीं कर सकते, सी आंसर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अपने लेवल पे जो भी क्वेश्चन गलत करते हो उसको नेक्स्ट रिवीजन के लिए मार्क कर लिया करो, ठीक है? क्योंकि हो सकता है तुमने गलत किया हो, बाकी बच्चों का सही हो, मे बी पॉसिबल। तो अपने लेवल पे जो भी क्वेश्चन गलत हो जाता है, समझ जाओ कॉन्सेप्चुअल लैग हुआ तुमसे, उसको मार्क कर लिया करो कि हाँ नेक्स्ट रिवीजन में एक बार और देखना पड़ेगा, क्योंकि इस बार गलती हुई है, जब तक गलती ठीक ना हो जाए, जब तक गलती ठीक ना हो जाए तब तक उस क्वेश्चन को आपको रिपीट करना होता है। चलो नेक्स्ट, ए यूनियन ए का ए इज इक्वल टू, ए यूनियन ए इज इक्वल टू, ए के सारे एलिमेंट, अगर ए के सारे एलिमेंट ले लोगे तो वापस से क्या बन जाएगा, ए ही बन जाएगा, ए ही बन जाएगा। अगर मैं कहूं ए यूनियन ए, यानी ए के सारे एलिमेंट्स ले लो ए के सारे एलिमेंट्स के साथ, और 2 बार तो काउंट करना नहीं होता है, तो ये वापस से यही बन जाएगा। तो ए ही आंसर आ जाएगा, ये दोनों बराबर है, ए ही आंसर आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू, ए इंटरसेक्शन ए और ए के कॉमन एलिमेंट्स क्या होंगे, ए और ए के कॉमन एलिमेंट्स क्या होंगे, ए ही होंगे ऑब्वियसली। ए के कॉमन एलिमेंट्स ए के साथ ही देखोगे तो ए ही आ जाएगा ना। डोलन, ए इंटरसेक्शन ए निकालो, ए इंटरसेक्शन ए निकालो। और एक सेकेंड, मनीष, वेदिका, धनाश्री, ए इंटरसेक्शन ए निकालो। ए इज इक्वल टू ए आई ओ यू, तो ए इंटरसेक्शन ए निकालो, क्या आएगा, ए ही होगा। चलो ठीक है, डोलन, डोलन ने समझ लिया, बाकी वेदिका, मनीष और धनाश्री बाकी है। मनीष, ए और ए में कॉमन एलिमेंट्स बताओ ना, कौन से चैट बॉक्स में लिखो ना, चैट बॉक्स में लिखो, ए और ए के बीच में कॉमन एलिमेंट्स कौन से। कॉमन एलिमेंट्स का मतलब होता है सेम सेम एलिमेंट्स, तो ए और ए के बीच में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, ए आई ओ यू। तो एक नल सेट कैसे बनाइए, दो दो आंसर कैसे हो गया इस क्वेश्चन का, ये नल सेट कैसे बना। अगर ए और ए के बीच में कॉमन एलिमेंट्स ए आई ओ यू ही हैं, तो ये एक नल सेट कैसे बना मनीष, एम्प्टी सेट कैसे बना ये।
इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स। तो AEIOU, ए इंटरसेक्शन ए का आंसर ए ही आ गया वापस। ए इंटरसेक्शन ए का आंसर ए ही आ गया वापस। ए यूनियन बी नॉट इज इक्वल टू, ये देखो इसको कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, इसको कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, इसको मैं तुम लोगों को वेन डायग्राम से भी समझा सकता हूँ बाद में, या अभी भी समझा सकता हूँ। जैसे कोई दो सेट है ए यूनियन बी और उसके बाहर नॉट लगा हुआ है, तो वो बराबर होता है ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट के। ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट के बराबर होता है वो। तो मैं तुमको ये वेन डायग्राम से समझाता हूँ, ध्यान से देखना। वेन डायग्राम बहुत काम की चीज है तुम्हारे लिए, बहुत ज्यादा काम की चीज है। हमको निकालना है पी यूनियन क्यू नॉट, ए यूनियन बी नॉट लेके चलते हैं ना हम लोग, नॉट। अब मान लो ये यूनिवर्सल सेट है और ये है ए, ये है बी। आपसे क्वेश्चन ने कहा ए यूनियन बी निकालो, तो फटाफट से बताओ क्या ये पोर्शन हो गया ए यूनियन बी? फटाफट से बताओ, क्या ये वो पोर्शन हो गया? ए पूरा ले लो और बी पूरा ले लो, ए पूरा ले लो और बी पूरा ले लो। अब ए यूनियन बी का नॉट बोला है, ए यूनियन बी, ए पूरा ले लो, बी भी पूरा ले लो, और ए यूनियन बी का नॉट बोला है। नॉट मतलब ए यूनियन बी का जो भी पोर्शन आया है उसको छोड़कर, उसको छोड़कर यूनिवर्स में और क्या है, बोलो करेक्ट, करेक्ट। इन दोनों को छोड़कर यूनिवर्स में और क्या है? तो बच्चों इन दोनों को छोड़कर, मैं शेड कर रहा हूं, तुम लोग बताना मैं सही शेडिंग कर रहा हूं कि नहीं। इन दोनों को छोड़कर यूनिवर्स में ये है, इन दोनों को छोड़कर यूनिवर्स में ये वाला पार्ट है, ग्रीन वाला पार्ट, ग्रीन वाला पार्ट, करेक्ट। तो ग्रीन आंसर है इसका, फटाफट से बताओ। ए यूनियन बी नॉट का आंसर ग्रीन, ग्रीन है। ए यूनियन बी नॉट का आंसर ग्रीन है, ओके। अब डी मॉर्गन्स लॉ बोलता है ये बराबर है पी नॉट इंटरसेक्शन क्यू नॉट के। पी नॉट इंटरसेक्शन, सॉरी, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ठीक है। तो बच्चों ए नॉट, ए नॉट, ए को छोड़ के पूरा यूनिवर्स, फटाफट से बताओ। ए नॉट, मैंने करेक्ट शेडिंग की ए नॉट की, मेरी ए नॉट की शेडिंग करेक्ट है, हाँ। बी नॉट, बी नॉट, ठीक है। तो बी को छोड़ के पूरा यूनिवर्स, बी को छोड़ के पूरा यूनिवर्स, ओके। अब बोला है ए नॉट और बी नॉट का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो जरा ध्यान से देखो और बताओ क्या ए नॉट और बी नॉट, ये था ए नॉट, फटाफट से बताओ हाँ। ये है ए नॉट, बोलो हाँ। और ये है बी नॉट, या मैं सिंपल शब्दों में ना ऐसे ही लिखता हूं, ये है बी नॉट बच्चों, और ये है ए नॉट, ठीक है। तो बताओ इनका कॉमन पोर्शन, इनका कॉमन पोर्शन, क्योंकि इंटरसेक्शन निकालना है ना, इंटरसेक्शन निकालना है, तो इनका कॉमन पोर्शन क्या आ रहा है? क्या इनका कॉमन पोर्शन ये आ रहा है? फटाफट से बताओ, क्या इनका कॉमन पोर्शन यही आ रहा है?
ए नॉट और बी नॉट का? बोलो, क्या ये येलो पोर्शन ए नॉट है? फटाफट से बताओ, क्या ये येलो पोर्शन ए नॉट है? इज दिस येलो पोर्शन ए नॉट? हाँ, ये येलो पोर्शन ए नॉट है, ठीक है। क्या ये ग्रीन पोर्शन बी नॉट है? फटाफट से बताओ, क्या ये ग्रीन पोर्शन बी नॉट है? हाँ अभिषेक डब्ल्यू, यस। अब बताओ कॉमन रीजन, अब सिंपली बता दो क्या कॉमन रीजन यही है? अब देख लो और बता दो, दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, दोनों का कॉमन निकालना है। कॉमन रीजन वही है जो मैंने मार्क किया है। क्या यही है कॉमन रीजन जो मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ, ग्रीन मार्कर से मार्क कर रहा हूँ ना, ग्रीन हाइलाइटर से नहीं, ग्रीन मार्कर से जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, क्या यही है कॉमन रीजन? अब जरा ध्यान से देखो और बताओ, क्या ये दोनों का आंसर सेम आ रहा है? क्या ये दोनों का आंसर, अभिषेक आपको पहले देख लेना चाहिए, बताओ क्या ये दोनों का आंसर सेम आ रहा है? यस, तो डी मॉर्गन्स लॉ ने यही बात बोली कि ये इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट ये इसका फॉर्मूला होता है। समझ में आई बात? अभिषेक डब्लू ग्रुप चेक कर लो, फटाफट से बताओ क्या आपको समझ में आई बात? ए यूनियन बी का नॉट, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट के बराबर होता है, और ये हमने वेन डायग्राम से अभी प्रूफ किया, ठीक है। तो बच्चों यहां पर देखो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ए यूनियन बी नॉट किसके बराबर होता है? ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट के बराबर होता है, करेक्ट? फटाफट से बताओ, करेक्ट? डी मॉर्गन्स लॉ एक और बात बोलता है, डी मॉर्गन्स लॉ एक और बात बोलता है, पी इंटरसेक्शन क्यू नॉट, पी नॉट यूनियन क्यू नॉट के बराबर होता है। ये भी चीज हम वेन डायग्राम से प्रूव कर सकते हैं, पर आई डोंट थिंक इसकी कोई नीड है, राइट? इसकी कोई नीड है बताओ? हम वेन डायग्राम से ये भी प्रूव कर सकते हैं, बट वी कैन सिंपली रिमेंबर दिस फॉर्मूला, राइट? वी कैन सिंपली रिमेंबर दिस फॉर्मूला, पी इंटरसेक्शन क्यू नॉट, पी नॉट यूनियन क्यू नॉट के बराबर। अब देखो ये फॉर्मूला याद कैसे होगा, ये फॉर्मूला याद कैसे होगा बच्चों? इधर भी नॉट होने वाले हैं, इधर भी नॉट होने वाले हैं, बस वेरी वेरी सिंपल। अगर यहां पर यूनियन बोला तो यहां इंटरसेक्शन हो जाएगा, यहां इंटरसेक्शन बोला तो यहां यूनियन हो जाएगा। बोलो ये इजिली याद हो गया, इजिली याद हो गया, सिंपल। इधर यूनियन है तो इधर इंटरसेक्शन हो जाएगा, इधर इंटरसेक्शन है तो इधर यूनियन हो जाएगा, और बाकी पूरा नॉट नॉट तो लगा ही हुआ है, नॉट नॉट तो लगा ही हुआ है, ठीक है। तो एकदम सिंपल है, इसको याद करना, ठीक है। चलो ए इंटरसेक्शन बी नॉट, तो ए यूनियन, ए नॉट यूनियन बी नॉट, करेक्ट? ए नॉट यूनियन बी नॉट, है ना? चलो नेक्स्ट, ए यूनियन ई इज इक्वल टू, जहां पर ई जो है वो सुपर सेट है ए का। अब बच्चे सोच रहे होंगे सुपर सेट का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल सेट, आप बोल सकते हो सुपर सेट होता है। एक्चुअली यूनिवर्सल सेट इज नॉट द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ सुपर सेट, एक्चुअल में नहीं होती है,
पर अभी बोलने के लिए बोल सकते हो कि मतलब सुपर सेट ना भाई, बड़ा भाई बोल सकते हो तुम लोग। देखो जैसे यूनिवर्सल सेट पापा होता है ना, बोलो हाँ। यूनिवर्सल सेट पापा होता है ना, पापा। तो बड़े भाई को आप सुपर सेट बोल सकते हो एक तरीके से, पर ये बन तो यूनिवर्सल सेट ही गया। तो अब देखो ए यूनियन ई, ए के सारे एलिमेंट ले लो, ई के सारे एलिमेंट ले लो, तो क्या बनेगा जहां पर ई एक सुपर सेट है, यानी ई एक यूनिवर्सल सेट है, मान लो ई एक यूनिवर्सल सेट है। हाँ अभिषेक, ओके, फटाफट से बताओ। पापा ही बनेगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर पापा और बेटे को मिलाओगे तो पापा ही ना बनेगा, फटाफट से बताओ। अगर पापा और बेटे के सारे एलिमेंट्स लोगे तो पापा ही बन जाएगा ना वापस से। हम्म। और पापा और बेटे के कॉमन एलिमेंट लोगे तो, पापा और बेटे के कॉमन एलिमेंट लोगे तो बेटा बनेगा। अब हो सकता है क्लास में कुछ बच्चों को ये कॉन्सेप्ट, ये लॉजिक से ना समझ में आता हो, तो मेरे पास उनके लिए दूसरे तरीके भी हैं, इससे भी आसान तरीके हैं, बस थोड़ा सा इसमें मेहनत ज्यादा करना पड़ता है। मेहनत भी नहीं करना पड़ता, क्या मेहनत करना है, बस तुमको अपने हिसाब से एक रैंडम एग्जाम्पल बना लेना है। तो सारे बच्चे बताओ, ई जो है वो सुपर सेट बन गया ए का, यहां पर जरा ध्यान से देख के बताओ। ई यहां पर पापा और ए यहां पर बच्चा सेट बन गया, फटाफट से बताओ। तो ऐसे तुमको एग्जाम में कोई भी एग्जाम्पल बना लेना है अपने हिसाब से, जैसी कंडीशन दी है उस हिसाब से तुमको एग्जाम में अपने हिसाब से बना लेना है। ए यूनियन ई निकालोगे तो क्या बनेगा, सारे एलिमेंट्स ले लो, एक बार लिखना सारे एलिमेंट्स को, तो ये बन गया। अगर ए इंटरसेक्शन ई निकालोगे तो कॉमन एलिमेंट्स ले लो। तो अब फटाफट से बताओ, अब फटाफट से बताओ, ए यूनियन ई, ई ही बन गया ना, और ए इंटरसेक्शन ई, ए बन गया, फटाफट से बताओ। यस, करेक्ट। तो ए यूनियन ई निकालोगे तो ई आ जाएगा, और ए इंटरसेक्शन ई निकालोगे तो ए आ जाएगा, राइट। यस, तो एग्जाम में तुम ऐसे भी कर सकते हो, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन। ठीक है, आई एम हियर ओनली टू टेल यू मल्टीपल ऑप्शंस टू सॉल्व अ सिंगल क्वेश्चन विथ लॉजिक, ऑब्वियसली विथ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। इसलिए तो तुम फाउंडेशन में हो, क्योंकि फाउंडेशन का मतलब ये होता है बेस लाइन, बेस लाइन शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, करेक्ट। यस, चलो नेक्स्ट। E union E is equal to E is a superset of A. E union E क्या होगा बताओ, E union E क्या आएगा, जहां पर, जहां पर E क्या है, A का सुपर सेट है। E यूनियन E क्या आएगा जहां E क्या है, A का सुपर सेट है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये लाइन तो तुमको गुमराह करने के लिए दी हुई है। सिंपल आपसे क्वेश्चन E यूनियन E पूछ रहा है, जो कि E के ही बराबर होता है, राइट, एम आई राइट। E यूनियन E ही पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे, E इज अ सुपर सेट ऑफ ए, ये अननेसेसरी लाइन है, इसका कोई यूज नहीं है क्वेश्चन में, इसका क्वेश्चन में कोई भी यूज नहीं है, राइट। ई यूनियन ई, ई के ही बराबर हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन ई नॉट इज इक्वल टू, जहां पर ई सुपर सेट है ए का, तो ए इंटरसेक्शन ई नॉट बच्चों, ए इंटरसेक्शन ई नॉट किसके बराबर होगा, यही वाला एग्जांपल लेके तुम लोग सोच सकते हो। अब मेरे को एक बात बताओ, ई ऑलरेडी सुपर सेट है, बोलो हाँ। ई ऑलरेडी यहां पर एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल मतलब सुपर सेट, करेक्ट। तुम ई का नॉट तो निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि ई तो यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स के बाहर तो कुछ भी नहीं है, यूनिवर्स के बाहर तो नल है, बोलो हाँ। अगर ई नॉट निकालोगे तो नल है ना, ई नॉट निकालने जाओगे तो नल हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स के बाहर क्या है, कुछ भी नहीं, यूनिवर्स के बाहर तो खाली है, यूनिवर्स के बाहर तो कुछ भी नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन ई नॉट निकालोगे तो ये भी नल आएगा, करेक्ट, क्योंकि ई यहां पर सुपर सेट है, ई यहां पर सुपर सेट है ए का, तो सुपर सेट के बाहर जाओगे तो नल ही देखने को मिलेगा, बोलो यस। और उस नल से पानी निकाल के पी लेना, क्योंकि यू हैव टू बी हाइड्रेटेड, करेक्ट, करेक्ट ना, पानी पीते रहना चाहिए ना, हाइड्रेशन के लिए जरूरी है। चलो ठीक है, पानी पियो जल्दी सब, सब लोग पानी पियो और मेरे को चैट बॉक्स से बताओ।
हो गया, पी लिए पानी? ओके, ए इंटरसेक्शन नल क्या होगा बच्चों? ए इंटरसेक्शन नल इज इक्वल टू, ए इंटरसेक्शन नल इज इक्वल टू, जहां पर ई क्या है, एक सुपर सेट है ए का, जहां पर ई क्या है, एक सुपर सेट है ए का, तो ए इंटरसेक्शन नल किसके बराबर होगा? नल, नल के ही बराबर होगा, नल के ही बराबर होगा। ए यूनियन ए नॉट इज इक्वल टू, जहां ई एक सुपर सेट है ए का, ए यूनियन ए नॉट इज इक्वल टू, ए यूनियन ए नॉट, जहां पर ई क्या है, सुपर सेट है ए का। तो मेरे को एक बात बताओ, ए नॉट निकालो, ए नॉट निकालो, फटाफट से बताओ ए नॉट क्या होगा, ए नॉट क्या होगा यहां पर? ए नॉट क्या होगा यहां पर? 678, ओके। 678, 678 होगा ए नॉट। तो अगर मैं तुमसे कहूं ए के सारे एलिमेंट ले लो और ए नॉट के सारे एलिमेंट ले लो, तो क्या बनेगा बताओ? ए के सारे एलिमेंट ले लो, यूनियन है, तो ए नॉट के सारे एलिमेंट ले लो, तो ए के और ए नॉट के सारे एलिमेंट लो और बताओ क्या बनेगा? करेक्ट, ए यूनियन ए नॉट। अब ये क्या ई के बराबर नहीं हो गया? फटाफट से बताओ, ये क्या ई के बराबर नहीं हो गया? हो गया। तो ए यूनियन ए नॉट इज नथिंग बट ई, ए यूनियन ए नॉट इज नथिंग बट ई, ओके, यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 31। अगर ई की वैल्यू ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और सबसेट ऑफ ई सेटिस्फाई कर रहा है 5 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 10, इस, बताओ सबसेट ऑफ ई जो सेटिस्फाई करे 5 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 10 को। ऑप्शंस तो दिखा दो, पहला ऑप्शन है 5 6 7 8 9, दूसरा ऑप्शन है 6 7 8 9, तीसरा ऑप्शन है 7 8 9। तो बस पहला ऑप्शन है उसमें से 5 कम कर दो तो दूसरा ऑप्शन बन जाएगा, 5 और 6 कम कर दो तो तीसरा ऑप्शन बन जाएगा। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। बी आंसर है, बी आंसर है 6 7 8 9। क्यों? मेरे को एक बात बताओ, अगर यहां पर तुम 5 डाल दोगे तो ये तो 10 हो जाएगा, क्या 10 10 से बड़ा है? क्या 10 10 से बड़ा है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम यहाँ 6 डाल दोगे तो 11 आ जाएगा, क्या 11 10 से बड़ा है? हाँ। अगर तुम 7 डाल दोगे तो 12 आ जाएगा, क्या 12 10 से बड़ा है? हाँ। अगर तुम 8 डाल दोगे तो 13 आ जाएगा, क्या 13 10 से बड़ा है? हाँ। अगर तुम 9 डाल दोगे तो 14 आ जाएगा, क्या 14 10 से बड़ा है? आंसर इज हाँ। तो आंसर 6 7 8 9 हुआ, करेक्ट। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 6 7 8 और 9, डन, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर। बोलो इजी, फटाफट से बताओ इजी। नेक्स्ट, ए डेल्टा बी इज इक्वल टू दिस। अब ये तुम्हारे नोट्स में भी लिखा हुआ है, तो ये फॉर्मूला तुमको याद करना पड़ेगा, एग्जाम में इंस्टीट्यूट नहीं बताएगी, एग्जाम में बेटा इंस्टीट्यूट ये फॉर्मूला आपको नहीं बताएगी। ए डेल्टा बी, ये देखो, इसको बोला जाता है, या तो इंस्टीट्यूट ए डेल्टा बी बोलेगी, ट्रायंगल का मतलब डेल्टा होता है, या तो इंस्टीट्यूट आपसे बोलेगी ए डेल्टा बी निकाल दो, या तो क्वेश्चन इंस्टीट्यूट बोलेगी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स बताओ।
क्या बोलेगी? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स बताओ। तो द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए और बी डिनोटेड बाय ए डेल्टा बी, यानी ए ट्रायंगल बी, एंड इज डिफाइंड बाय ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब यूनियन तो पता है तुम लोग को, ए माइनस बी और बी माइनस ए शायद हमने नहीं पढ़ा, राइट? ए माइनस बी और बी माइनस ए अभी पढ़ना बाकी है। बोलो हाँ, राइट? तो देखो, ए माइनस बी इज अ सेट दैट कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ ए अदर देन दोज विच आर इन कॉमन ऑफ ए एंड बी। तो क्या होता है ए माइनस बी का मतलब? अगर ए माइनस बी आपसे पूछे क्वेश्चन तो उसका मतलब होता है कि ए के सारे एलिमेंट्स ले लो, पर उसमें से माइनस कर दो वो एलिमेंट्स जो ए और बी में कॉमन है। सिंपल। फटाफट से बताओ, सिंपल। अगर क्वेश्चन बोले ए माइनस बी, तो ए के सारे एलिमेंट ले लो और उसमें से वो एलिमेंट्स हटा दो जो ए और बी में कॉमन है, जो ए और बी में कॉमन है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो, ए की वैल्यू यहां पर ये है, बी यहां पर ये है, तो फटाफट से बताओ ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, ये चारों कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो देखो, ए माइनस बी निकालने बोला क्वेश्चन, तो ए के मैंने सारे एलिमेंट्स ले लिए और उसमें से 3, 4, 5 और 7 कॉमन एलिमेंट्स को हटा दूंगा, तो 1, 2 और 6 बचा बस, तो 1, 2, 6 आंसर है। डन। हाँ, टेक ए और एक्सक्लूड कर दो विच आर इन बोथ। तो ये होता है बच्चों ए माइनस बी का मतलब। डन। अगर बी माइनस ए होता तो बी के सारे एलिमेंट ले लो और ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स हटा दो। करेक्ट। अगर बी माइनस ए होता, बी माइनस ए होता तो बी के सारे एलिमेंट ले लो और ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स को हटा दो। इजी। अब डेल्टा के फॉर्मूले में यही दोनों निकालना है और दोनों का यूनियन बताना है। ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा। तो अगर मैं समराइज करूं अपनी बातों को, तो ए माइनस बी का मतलब होता है ए के सारी एलिमेंट ले लो और ए इंटरसेक्शन बी को हटा दो। बी माइनस ए का मतलब होता है बी के सारे एलिमेंट ले लो और ए इंटरसेक्शन बी को हटा दो। और ए डेल्टा बी का मतलब होता है कि ए माइनस बी को यूनियन कर दो बी माइनस ए के साथ। एब्सोल्युटली क्लियर। ए डेल्टा बी का मतलब होता है ए माइनस बी को यूनियन कर दो बी माइनस ए के साथ। ओके, तो अब आपसे क्वेश्चन वही पूछ रहा है। वैसे तो इंस्टीट्यूट ने आपको फॉर्मूला बता दिया, पर नहीं बताएगी, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, नहीं बताएगी। ठीक है, ए डेल्टा बी निकालो अगर ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है। तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा ए माइनस बी। ए के सारे एलिमेंट ले लो और इसमें ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स माइनस कर दो। बी माइनस ए, बी के सारे एलिमेंट ले लो और कॉमन एलिमेंट माइनस कर दो, दोनों का यूनियन कर दो। बताओ, इजी है क्या? फटाफट से बताओ। ओके, ये देखो, सेट के एक फॉर्मूला है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये ए यूनियन बी का एक फॉर्मूला होता है। भैया ये फॉर्मूला कैसे आया? भैया ये फॉर्मूला कैसे आया? इधर देखो, मैंने क्या कहा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का एक फॉर्मूला होता है। देखो क्या होता है,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। बच्चों मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं सारे एलिमेंट्स ले लूं ए के, तो क्या मैं इतना एरिया कवर कर रहा हूं? फटाफट से बता दो एक बार। अगर मैं ए के सारे एलिमेंट्स ले लूं, तो क्या मैं ये वाला एरिया कवर कर रहा हूं? हम्म, फटाफट से बताओ, क्या मैं ये वाला एरिया कवर कर रहा हूं अगर मैं ए के सारे एलिमेंट्स ले लूं तो? हाँ। क्या मैं ये वाला एरिया कवर कर रहा हूं अगर मैं बी के सारे एलिमेंट्स ले लूं तो? करेक्ट। अब मुझे निकालना था ए यूनियन बी, तो ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट तो आ गए। करेक्ट। ध्यान से देखो और बताओ, मैंने पूरा येलो पोर्शन ले लिया, ए के सारे एलिमेंट आ गए। मैंने पूरा ग्रीन पोर्शन ले लिया, ए के सारे एलिमेंट आ गए। यस और नो? फटाफट से बताओ। ए यूनियन बी निकालना था, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? ए के सारे एलिमेंट प्लस बी के सारे एलिमेंट। मैंने ए के सारे एलिमेंट ले लिए, हाँ ले लिए। मैंने बी के सारे एलिमेंट ले लिए, हाँ ले लिए। तो ये बन गया फॉर्मूला, ये बन गया फॉर्मूला। पर अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे, मैंने येलो पोर्शन पूरा ले लिया, मैंने ग्रीन पोर्शन पूरा ले लिया। पूरे डायग्राम के अंदर एक पोर्शन ऐसा है जो येलो में भी आ रहा है और ग्रीन में भी आ रहा है। जरा ध्यान से देख के बताओगे वो कौन सा पोर्शन है? कॉमन एलिमेंट। करेक्ट। सारे बच्चे बताओ, क्या ये एक ऐसा पोर्शन दिख रहा है जहां पर येलो वाले भी, यहां पर ये येलो वाले में भी काउंट हो गया है और ग्रीन वाले के काउंटिंग के टाइम पे भी काउंट हो गया है? सारे बच्चे बताओ, क्या ये एक ऐसा पोर्शन है जो जब मैं येलो काउंटिंग कर रहा था तब भी काउंट हो गया, जब मैं ग्रीन काउंटिंग कर रहा था तब भी काउंट हो गया? फटाफट से बताओ। तो डोंट यू थिंक दिस पोर्शन इज काउंटेड डबल? डोंट यू थिंक ये दो बार काउंट हो गया? एक बार येलो वाले काउंटिंग के टाइम काउंट हो गया, एक बार ग्रीन वाले काउंटिंग के टाइम। तो डबल काउंटिंग हटाने के लिए क्या करूं? एक बार माइनस कर देना चाहिए। क्या आप भी वही कंक्लूड कर पा रहे हो जो मैं कंक्लूड कर पा रहा हूं और जो इस फॉर्मूला को बनाने वाले व्यक्ति ने कंक्लूड किया होगा? फटाफट से बताओ। राइट। तो हम एक बार इस फॉर्मूले में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी का कॉमन एलिमेंट, ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी का कॉमन एलिमेंट, बोलो हाँ। ए और बी का कॉमन पोर्शन है ना ये? ए और बी का कॉमन पोर्शन है ना ये? फटाफट से बताओ। हाँ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी एक बार माइनस कर देंगे, एक बार माइनस करेंगे क्योंकि ये दो बार काउंट हो गया है। तो एक बार माइनस कर देंगे तो एक बार हट जाएगा। दो बार काउंट हुआ, एक बार हट जाएगा। और इसी के साथ मेरा ये फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला जिस भी व्यक्ति ने डिराइव किया, ऐसे ही डिराइव किया जैसे मैंने आपको बताया, वेन डायग्राम का यूज करके। ये फॉर्मूला वेन डायग्राम से आया है। तो बताओ, क्या ये फॉर्मूला रटने की जरूरत है? क्या ये फॉर्मूला हमें याद करने की जरूरत है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए? नो, वी आर एब्सोल्युटली क्लियर बिकॉज वी नो व्हाट इज डू वी मीन बाय वेन डायग्राम। पूरा सेट चैप्टर इज ओनली रिवॉल्विंग अराउंड वेन डायग्राम। ओके। यस। चलो बच्चों, ए के पास 32 एलिमेंट्स है और बी के पास 42 एलिमेंट्स है। ए यूनियन बी के पास 62 एलिमेंट्स है। तो बताओ कितने एलिमेंट्स होंगे ए इंटरसेक्शन बी के पास? चलो डायरेक्ट फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो ए यूनियन बी के पास 62 एलिमेंट है, ए के पास 32 एलिमेंट है, बी के पास 42 एलिमेंट है। हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी।
ओके, इन अ ग्रुप ऑफ 20 चिल्ड्रंस 8 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी। 8 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, यानी कि ओनली टी। 8 लोग ओनली टी पीते हैं, ठीक है। एंड 13 लाइक टी, टोटल 13 लोगों को चाय पसंद है। तो सारे बच्चे बताओ, अगर 13 लोगों को चाय पसंद है और उसमें से 8 लोग सिर्फ चाय पीते हैं, यानी कि क्या मैं बोल सकता हूं 5 लोग चाय प्लस कॉफी पीते होंगे। फटाफट से बताओ, 5 लोग चाय प्लस कॉफी पीते होंगे। चाय भी पीते होंगे, कॉफी भी पीते होंगे, ठीक है। द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस ड्रिंकिंग कॉफी बट नॉट टी, तो बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो ओनली कॉफी पीते हैं। कितने लोग ऐसे होंगे जो ओनली कॉफी पीते हैं, फटाफट से बताओ। तो टोटल 20 बच्चे हैं, 20 लोग हैं, जिसमें से 8 लोग ओनली चाय पीते हैं, 5 लोग चाय प्लस कॉफी पीते हैं, तो बचे 7 लोग जो सिर्फ कॉफी पीते होंगे। एम आई राइट? फटाफट से बताओ। टोटल 20 लोग हैं, जिसमें से 8 लोग सिर्फ चाय पीते हैं, 5 लोग चाय प्लस कॉफी पीते हैं। अगर मैं और इजी शब्द में बोलना चाहूं तो टोटल 20 लोग थे, जिसमें से 13 लोग कम से कम चाय पीते ही हैं। इसका मतलब चाहे चाय पीते हो चाहे चाय प्लस कॉफी पीते हो, पर 13 लोग चाय तो पी रहे हैं। करेक्ट, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 13 लोग चाय तो पीते ही हैं। 20 में से 13 लोग चाय तो पीते ही हैं, ठीक है। तो बचे हुए 7 लोग कॉफी पीते होंगे, राइट, ओनली कॉफी पीते होंगे। तो ज्यादा सिंपल शब्दों में मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि टोटल 20 लोग हैं, 13 लोग कम से कम चाय तो पीते ही हैं। अब इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो चाय के साथ कॉफी पीते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ चाय पीते हैं। पर मुझे ये बताना है कितने लोग सिर्फ कॉफी पीते हैं। तो ऑब्वियसली 20 में से अगर 13 लोग चाय पी ही रहे हैं, तो बचे हुए 7 लोग सिर्फ कॉफी पी रहे होंगे, राइट। पर ये बोलना मेरे को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, तो इसलिए मैं ये बोलता हूं कि 20 लोग हैं टोटल, जिसमें से 8 लोग सिर्फ चाय पीते हैं, 5 लोग चाय प्लस कॉफी पीते हैं, तो 7 लोग ओनली कॉफी पीते होंगे, राइट। समझ में आया? मनीष 5 लोग कौन है? मनीष टोटल 13 लोग चाय पीते हैं, जिसमें से 8 लोग सिर्फ चाय पीते हैं, तो 5 ऐसे होंगे जो चाय कॉफी दोनों पीते होंगे, मतलब दे आर कंफर्टेबल विद बोथ, ठीक है। मनीष 13 लोग हैं जिन लोगों को चाय पसंद है, पर इस 13 के अंदर 8 लोग ऐसे जो सिर्फ चाय ही पीते हैं, मतलब उनकी प्रेफरेंस ओनली टी है, कॉफी नहीं पीते, वो कॉफी नहीं पीते। तो अगर 13 लोग चाय पीते हैं, ठीक है, जिसमें से 8 लोग ओनली चाय पीते हैं, ओनली चाय, तो 5 लोग होंगे जो चाय प्लस कॉफी पीते होंगे। ये 5 लोग यहां से आए, ठीक है मनीष? ठीक है मनीष, ये 5 लोग हैं जो चाय प्लस कॉफी पीते हैं, चाय प्लस कॉफी। ओके बच्चों, ये वेन डायग्राम से तो नहीं जानना है तुमको? वेन डायग्राम से बना के दिखाना है कि नहीं? जनरली ये क्वेश्चंस वेन डायग्राम से ही सॉल्व होते हैं, पर हम लोग कॉमन सेंस से बन जा रहा है तो कर ले रहे हैं, पर ये क्वेश्चन एक्चुअली वेन डायग्राम का है, तो वेन डायग्राम से तो बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, नंबर ऑफ सबसेट बताओ ऑफ दिस 2 की पावर 3, 8। द सेट वी एक्स सच डेट एक्स प्लस 2 की वैल्यू 0 है, आर जहां पर एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x की वैल्यू 0 है, एंड एस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, आर इक्वल। तो ये तीनों सेट्स इक्वल हो जाएंगे टू 1। किसके इक्वल हो जाएंगे? 1 के। वन अनदर मतलब एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे जब x की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू डाल डाल के चेक करो कि कहां पर ये तीनों सेट्स एक दूसरे के इक्वल हो रहे हैं। x की वैल्यू डाल डाल के चेक करो। तो जैसे पहला ऑप्शन है -2, तो यहां पर -2 डाल के देखो, -2 + 2 0, तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू 0। यहां पर -2 डाल के देखो, तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, प्लस 2 इंटू -2 हो जाएगा -4, तो ये भी हो गया 0। यहां डालो -2, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस -2 इज इक्वल टू 0, तो 4 - 2 - 2 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर ए ही आंसर आ गया।
तो यहां पर आप x की वैल्यू -2 और -2 डालोगे तो तीनों सेट एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, यानी कि 0 के बराबर आ रहे हैं। सिंपल शब्दों में तीनों सेट्स एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं, यानी कि सिंपली 0 के बराबर आ रहे हैं। क्लियर? तो -2 इज द वैल्यू फॉर x। इक्वेशन चैप्टर का कॉन्सेप्ट हो गया ये एक फाइंड सॉल्व फॉर x था। ठीक है, बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगर यूनिवर्सल सेट E है जहां पर x कोई पॉजिटिव इंटीजर है जो कि 25 से कम है, a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है, देन अब एक बार ऑप्शंस देख लो और एक बार रियलाइज करो कि आपको एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपसे डी मॉर्गन्स लॉ का फॉर्मूला पूछ रहा है, a इंटरसेक्शन b नॉट इज इक्वल टू a नॉट यूनियन b नॉट। खत्म। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं थी। ओके, डी मॉर्गन्स लॉ का डायरेक्ट फॉर्मूला है a इंटरसेक्शन b नॉट इज इक्वल टू a नॉट यूनियन b नॉट। ठीक है, तो वी डोंट नीड क्वेश्चन। ओके, चलो। प्रोडक्ट सेट और ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, देखो। प्रोडक्ट सेट, द प्रोडक्ट सेट ऑफ टू गिवन सेट a और b is set whose elements are the ordered pair of ab where a is an element of set a or b is a element of set b। It is written as a into b and read as a cross b. It can be noted that a into b or b into a are different. Let a is equal to 1 2 और b is equal to abc, then a into b की वैल्यू ये होगी और b into a की वैल्यू ये होगी। तो प्रोडक्ट सेट का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे मान लो a एक सेट है 1 2 का और b एक सेट है a b और c का। तो अगर आपसे क्वेश्चन कहे a इंटू बी निकालो तो आप इसको ऐसे निकालोगे, 1 का पेयर a के साथ बनाओगे, 1 का पेयर b के साथ बनाओगे और 1 का पेयर c के साथ बनाओगे। उसके बाद 2 का पेयर a के साथ बनाओगे, 2 का पेयर b के साथ बनाओगे और 2 का पेयर c के साथ बनाओगे। तो ये बनेगा आपका a इंटू बी। अगर b इंटू ए निकालने बोले क्वेश्चन, तो पहले a का पेयर 1 के साथ बनेगा, फिर a का पेयर 2 के साथ बनेगा, फिर b का पेयर 1 के साथ बनेगा, फिर b का पेयर 2 के साथ बनेगा, फिर c का पेयर 1 के साथ बनेगा, फिर c का पेयर 2 के साथ बनेगा और इस प्रकार से b इंटू ए निकलेगा। तो एज सिंपल एज दैट, इस ब्रैकेट के सारी चीजों को उस ब्रैकेट के सारी चीजों के साथ एक एक बार पेयर बना बना के लिखना है, बस। ये होता है a इंटू बी इंटू ए, यानी प्रोडक्ट ऑफ अ सेट्स का मतलब। प्रोडक्ट ऑफ अ सेट्स का मतलब बस यही होता है कि इस सेट के एलिमेंट्स को उस सेट के साथ पेयर बना बना के लिखना है। जैसे ये है 1 2 और ये है ए बी और सी, तो पहले 1 का ए के साथ, फिर 1 का बी के साथ, फिर 1 को सी के साथ पेयर बनाना है, फिर 2 को ए के साथ, 2 को बी के साथ और 2 को सी के साथ पेयर बनाना है। एब्सोल्युटली क्लियर? फटाफट से बताओ। सिंपल है। सिंपल है क्या, बताओ। यस, ओके। अब बात यह है, क्या एग्जाम में इंस्टीट्यूट आपको ये बनाने के लिए बोलेगी? आंसर इज नो। इंस्टीट्यूट आपसे पूछेगी कि बताओ, अगर ए ये है और बी ये है, तो ए इंटू बी के अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे होंगे? तो एलिमेंट्स मतलब बच्चों ये 1 2 3 4 5 6, तो कितने एलिमेंट्स आ रहे होंगे? तो इसका फॉर्मूला होता है, ए इंटू बी के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। 6 एलिमेंट्स आएंगे ए इंटू बी के अंदर, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, जो कि आपको सामने प्रैक्टिकल करके भी मैंने दिखा दिया कि ए इंटू बी के अंदर 6 एलिमेंट्स आ रहे होंगे। तो इंस्टीट्यूट आपसे ये पूछेगी कि बताओ कितने एलिमेंट्स आएंगे ए इंटू बी के अंदर।
समझ में आया? हाउ मेनी एलिमेंट्स आर गोइंग टू बी देयर इन ए इंटू बी? करेक्ट। तो वापस यहां पर आते हैं, देखो ए इंटू बी यहां पर दिया हुआ है, 1 का पेयर ए बी सी के साथ, 2 का पेयर ए बी सी के साथ, ठीक है। ओके, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब यही होता है कि जहां पर पेयर ऑफ अ टू एलिमेंट्स आप बना रहे हो, बोथ टेकन फ्रॉम डिफरेंट सेट्स। जैसे आप जो ए लिखोगे यहां पर, ए लिखोगे यहां पर, वो आएगा सेट ए के अंदर से, कॉमा जो आप बी लिखोगे वो आएगा सेट बी के अंदर से। तो ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। छोटा ए और बड़े बी की बात हो रही है ना यहाँ पर, छोटा ए बड़ा ए, छोटा बी बड़ा बी। देन ऑर्डर्ड पेयर ए बी जो है, जहां पर फर्स्ट एलिमेंट हमेशा ए का होगा और सेकंड एलिमेंट हमेशा बी का होगा, ठीक है। सेट ए का और बी का अगर आप ए इंटू बी निकाल रहे हो तो, और अगर बी इंटू ए निकाल रहे हो तो पहला एलिमेंट हमेशा बी का होगा और दूसरा एलिमेंट हमेशा ए का होगा। बताओ, सिंपल ना? मतलब ऑर्डर्ड पेयर कुछ नहीं कर रहा है, इसी को और एक्सप्लेन कर रहा है। प्रोडक्ट ऑफ अ सेट को ही और ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा है ऑर्डर्ड पेयर, कि जब आप ए बी बनाओगे वहां पर ए से आएंगे पहले एलिमेंट्स और बी से आएंगे सेकेंड एलिमेंट्स, ठीक है। फटाफट से बताओ येस और नो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स in A into B is equal to number of elements in A into number of elements in B. इजी, फटाफट से बताओ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो अगर बच्चों P के अंदर 3 एलिमेंट, Q के अंदर 4 एलिमेंट और R के अंदर 2 एलिमेंट है, तो P इंटू क्यू इंटू आर निकालोगे तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे बताओ। P के अंदर 3 एलिमेंट है, Q के अंदर 4 एलिमेंट है और R के अंदर 2 एलिमेंट है, तो P इंटू क्यू इंटू आर के अंदर कितने एलिमेंट होंगे बताओ। बताओ भैया, 3 इंटू 4 इंटू 2, 24 एलिमेंट्स। फटाफट से बताओ, इजी। राइट, चलो नेक्स्ट। ए की वैल्यू 2 3 है, बी की वैल्यू 4 5 है, सी की वैल्यू 5 6 है, तो ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? तो बच्चों बी इंटरसेक्शन सी, सारे बच्चे बताओ 5 है। फटाफट से बताओ, बी इंटरसेक्शन सी 5 है और ए की वैल्यू 2 3 है, तो ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू हो जाएगा 2 के साथ एक बार 5 और 3 के साथ एक बार 5। डन। 2 के साथ 5, 3 के साथ 5। अब यहां देखो जरा ध्यान से, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी देखो, अपने आप में 5 और 2, 5 और 3 लिखा हुआ है, तो दिखने में तो वो भी सही लग रहा है, पर वो बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों नहीं है सही? क्यों नहीं है सही? बिकॉज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। बिकॉज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, जहां पर फर्स्ट एलिमेंट हमेशा ए का होना चाहिए और सेकेंड एलिमेंट हमेशा बी का होना चाहिए। एम आई राइट? ऑर्डर्ड पेयर यही बोलता है कि जो पहले लिखा है पहला एलिमेंट हमेशा उसका होगा और जो बाद में लिखा है दूसरा एलिमेंट हमेशा उसका होगा, है ना? ऑर्डर्ड पेयर यही बोलता है ना? ऑर्डर्ड पेयर यही बोलता है कि जब आप ए इंटू बी निकाल रहे हो तो जो पहला एलिमेंट है वो हमेशा जो पहले लिखा है उसका होगा और जो दूसरा एलिमेंट है हमेशा वो बाद वाले का होगा। तो पहला और दूसरा एलिमेंट यहां पर फर्क पड़ता है। पहले और दूसरे एलिमेंट से यहां फर्क पड़ता है। अगर फर्क नहीं पड़ता तो इसका आंसर तो बी भी हो सकता था, उल्टा करके लिख देते इसको, तो इसका आंसर बी भी हो सकता था, पर इसका आंसर बी नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर से फर्क पड़ता है, एज द रूल ऑफ ऑर्डर्ड पेयर सजेस्ट। ऑर्डर्ड पेयर का रूल यही सजेस्ट करता है कि ऑर्डर से फर्क यहां पर पड़ता है, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट। समझ में आ गया? ये आगे बढ़ू? फटाफट से बताओ, ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? हम्म। इसके बाद एक टाउन है जिसकी पॉपुलेशन 50,000 है। आउट ऑफ इट 28,000 लोग जो है वो न्यूज़पेपर एक्स पढ़ते हैं और 23,000 लोग वाई पढ़ते हैं, वाइल 4,000 दोनों पढ़ते हैं। ओ,
तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स है बच्चों 23,000। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई है नहीं 28,000 है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई है 23,000। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई, क्योंकि दोनों पढ़ते हैं। 4,000 लोग दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, यानी एक्स भी पढ़ते हैं वाई भी पढ़ते हैं, तो कॉमन है। कॉमन है तो एक्स इंटरसेक्शन वाई है 4,000। आपको ये बताना है द नंबर ऑफ पर्सन नॉट रीडिंग एक्स एंड वाई बोथ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ इन एक्स इंटरसेक्शन वाई, नहीं सॉरी एक्स इंटरसेक्शन वाई नहीं, नंबर ऑफ पर्सन बताओ जो कि ना ही एक्स रीड कर रहे हैं एंड वाई बोथ, दोनों नहीं रीड कर रहे हैं। बताओ नॉट रीडिंग एक्स एंड वाई बोथ, तो कितने लोग एक्स और वाई दोनों नहीं पढ़ रहे बताओ। 50,000 टोटल पॉपुलेशन है टाउन की, यानी यूनिवर्सल सेट है 50,000। यूनिवर्सल सेट है 50,000। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। मैं बताऊं, फटाफट से बताओ, मैं बताऊं। यस, चलो फटाफट से बताओ। 28,000 लोग न्यूज़पेपर एक्स पढ़ रहे हैं। 28,000 लोग न्यूज़पेपर एक्स पढ़ रहे हैं। हाँ, 27,000 लोग न्यूज़पेपर वाई पढ़ रहे हैं। बोलो। हाँ, और अब मेरे को एक बात बताओ, 4,000 वो कॉमन लोग हैं जो एक्स एंड वाई दोनों पढ़ रहे हैं। तो एक तरीके से 4,000 लोग इसके अंदर भी हैं और इसके अंदर भी है। बोलो हाँ, फटाफट से बताओ हाँ। 4,000 लोग 28,000 के अंदर भी है, 27,000 के अंदर भी है। तो पहले ये बताओ 28,000 प्लस 27,000 कितने लोग हो गए? 28 प्लस 27 हाउ मच? कितने लोग हो गए? 28 प्लस 27 55,000 लोग। 55,000 लोग हो गए। बोलो। फटाफट से बताओ, यहां तक सबको समझ में आया क्या? अच्छा सॉरी, ये 23,000 है। ये 23,000 है। 23,000 है हाँ। तो मेरे को बताओ 28,000 प्लस 23,000, 28,000 लोग एक्स पढ़ रहे हैं, 23,000 लोग वाई पढ़ रहे हैं। 51,000। अब बताओ, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी कुछ 4,000 लोग हैं जो दोनों पढ़ रहे हैं। फटाफट से बताओ हाँ। इस 28,000 के अंदर और इस 23,000 के अंदर, ये आपको टोटल नंबर ऑफ रीडर्स दिया है ना, तो इस 28,000 के अंदर और इस 30,000 के अंदर, इस 23,000 के अंदर 23,000, 28,000 और 23,000, इन दोनों नंबर्स के अंदर वो 4,000 कॉमन लोग हैं जो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो डबल काउंटिंग हो गई बच्चों, एक बार हटाना पड़ेगा। डबल काउंटिंग हो गई ना। 28,000 के अंदर भी वो 4,000 लोग इंक्लूडेड हैं और 23,000 के अंदर भी वो 4,000 लोग इंक्लूडेड हैं। तो दो बार काउंटिंग हो गई, एक बार हटा दो। एक बार हटा दो। दो बार काउंट हो गया तो एक बार हटा दो। तो बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो कम से कम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो कम से कम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? 47,000 लोग ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। टाउन की पॉपुलेशन है 50,000, तो 50,000 में से 47,000 लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। इसका मतलब 3,000 लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। क्लियर?
तो मेरे को एक बात बताओ, मेरे से क्वेश्चन ने पूछा, वेन डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो ये है क्वेश्चन आपका। मेरे से क्वेश्चन ने पूछा बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। तो पहले ये पता लगा लो पूरे टाउन में कितने लोग ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन निकाल दो इन एक्स यूनियन वाई, जो कि होता है नंबर ऑफ पर्सन इन एक्स प्लस नंबर ऑफ पीपल रीडिंग न्यूज़पेपर वाई माइनस नंबर ऑफ पीपल रीडिंग एक्स एंड वाई बोथ। तो 28,000 लोग एक्स न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इसके अंदर 4,000 वो वाले लोग भी हैं। 23,000 लोग न्यूज़पेपर वाई पढ़ते हैं, इसके भी अंदर वो 4,000 लोग इंक्लूडेड हैं, तो इसलिए एक बार माइनस कर देते हैं, इसलिए एक बार माइनस कर देते हैं, तो 47,000 लोग ऐसे आ गए जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही हैं। इसके अंदर 4,000 दोनों पढ़ने वाले भी हैं। तो टाउन की पॉपुलेशन 50,000 है, तो 50,000 में से नंबर ऑफ पर्सन इन एक्स यूनियन वाई नॉट निकाल रहे हैं हम लोग बेसिकली, कि कितने लोग ऐसे जो न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ते। तो टोटल पॉपुलेशन में से 47,000 जो दोनों का यूनियन आया वो माइनस कर दो, तो 3,000 लोग ऐसे हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। 3,000 लोग ऐसे हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। बताओ समझ में आया? बोलो। वेन डायग्राम हमेशा रेक्टेंगल में बनता है। हाँ, फटाफट से बताओ बच्चों, समझ में आया? 28,000 लोग न्यूज़पेपर एक्स पढ़ते हैं, 23,000 लोग न्यूज़पेपर वाई पढ़ते हैं, इन दोनों के अंदर 4,000 लोग ऐसे हैं जो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो हमने निकाल लिया नंबर ऑफ पर्सन जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, ठीक है, और वो आए 47,000। तो 50,000 की पॉपुलेशन में 47,000 लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, यानी कि 3,000 लोग नहीं पढ़ते हैं। ओके, चलो ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, कार्डिनल नंबर ए माइनस बी का बता दो। तो ए ले लेता हूं और ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स को हटा देता हूं। 3 हो गया, बस 3 ही है, बस 3 कॉमन एलिमेंट है। 4 आंसर। अच्छा सॉरी, 1 भी तो है। हाँ, 3 आंसर, 3 आंसर। 1 और 3 यही कॉमन एलिमेंट्स थे, ठीक है। तो ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो 3 आंसर है। डन। At a certain conference of 100 people, there are 29 Indian women and 23 Indian men. Out of these Indian people, 4 are doctor, 24 are either men or doctor. There are no foreign doctors. The number of women doctor attending the conference is. चलो बताओ, एक सर्टेन कॉन्फ्रेंस के अंदर टोटल 100 लोग हैं, जिसके अंदर 29 इंडियन वुमेन्स हैं और 23 इंडियन मैन हैं। आउट ऑफ दीज इंडियन पीपल्स, जो इंडियन लोग हैं, 4 डॉक्टर्स हैं, दोनों वुमेन और मैन को मिला के 4 डॉक्टर गए हैं। 24 लोग इधर मैन हैं या तो डॉक्टर हैं। 24 उनमें से जो लोग हैं, टोटल इंडियन लोग जो गए हैं, टोटल इंडियन लोग जो गए हैं उसमें से 24 या तो इधर मैन है या तो डॉक्टर है, ठीक है। तो बताओ, देयर आर नो फॉरेन डॉक्टर्स, कोई भी फॉरेन डॉक्टर यहाँ पर नहीं है। तो नंबर ऑफ वुमेन डॉक्टर अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस, तो कितनी वुमेन डॉक्टर्स यहाँ पर कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रही है, ये बताना है आपको। ऑप्शन है 2, 4, 1 और नन ऑफ दिस। चलो ठीक है, यस 1 इज द करेक्ट आंसर। और बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, सिर्फ इस लाइन से आंसर आ गया होगा। जिनका आंसर आया है उनको बोल रहा हूँ, सिर्फ इस एक लाइन से आंसर आ गया होगा। 24 लोग ऐसे हैं जो या तो मैन है या तो डॉक्टर है। अब बताओ, 24 लोग ऐसे हैं जो मैन हैं और डॉक्टर हैं, तो मेरे को एक बात बताओ, टोटल 23 मैन तो गए थे, तो अगर 24 में से 23 मैन है तो एक कोई बचा और वो पक्का डॉक्टर है, और वो मैन तो नहीं है क्योंकि मैन तो 23 ही है, क्योंकि मैन तो 23 ही है।
तो जो एक जन बचा वो डॉक्टर तो है, क्योंकि यहाँ लिखा है 24 पीपल, या तो मैन है या तो डॉक्टर है, तो जो एक जन बचा है वो डॉक्टर तो है पर मैन नहीं है, तो इसका मतलब वो वुमेन डॉक्टर है, सिंपल। तो ये एक ही लाइन काफी थी आंसर लाने के लिए। 24 लोग या तो इधर मैन है और डॉक्टर है, मैन है और डॉक्टर है, तो टोटल 23 तो मैन ही थे, तो 24 में से 23 हटा दो, जो एक जन बचा वो मैन नहीं है और वो पक्का डॉक्टर है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 24 लोग इधर मैन है और डॉक्टर है। ओके, बोलो डन। नहीं, विवेक फॉर्मूला लगाने की इस क्वेश्चन में जरूरत ही नहीं थी। हाँ, लगाने के लिए आप लगा सकते हो, पर कॉमन सेंस से आंसर लाना ज्यादा आसान था इस क्वेश्चन में। हाँ एग्जैक्टली, स्मार्ट वर्क करो, फॉर्मूले से तो आंसर हर बार आ जाएगा, बट गो विद द स्मार्ट वर्क, राइट, स्मार्ट वर्क के साथ जाओ। क्वेश्चन आपको इतना अच्छा हिंट दे रहा है, यूज दैट। चलो, लेट ए इज इक्वल टू ए बी और सेट ऑफ सबसेट्स ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए डिनोटेड बाय पी ए। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ए इज, अब देखो ये टाइम पास कर दिया क्वेश्चन, बोल रहा है कितने एलिमेंट्स होंगे, बताओ कितने एलिमेंट्स होंगे पावर सेट ऑफ ए में, कितने एलिमेंट्स होंगे पावर सेट ऑफ ए में, तो 2 की पावर 2, दो एलिमेंट है तो 2 की पावर 2 4। मैंने आपको कहा था कोई क्वेश्चन आपसे दो चीज पूछ सकता है, या तो बोलेगा नंबर ऑफ सबसेट्स बताओ, इसके हमारे पास दो क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक, या तो पूछेगा बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या तो पूछेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट, इन अ पावर सेट। तो इसका पहला क्वेश्चन आया, दोनों का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, दोनों का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। समझ में आई बात, फटाफट से बताओ समझ में आई बात। इसी दो तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, या तो नंबर ऑफ सबसेट पूछेगा, या तो बोलेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पावर सेट बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पावर सेट, दोनों का आंसर सेम ही है। चलो नेक्स्ट, आउट ऑफ 2000 इंप्लॉइज एक ऑफिस में 48% लोग प्रेफर करते हैं कॉफी पीना, 54% लोग टी पीना प्रेफर करते हैं, ठीक है, और 64% यूज टू स्मोक, स्मोकिंग करते हैं। आउट ऑफ द टोटल 28% यूज सी एंड टी, 32% यूज टी एंड एस, और 30% प्रेफर सी एंड एस। ओनली 6% डिड नन ऑफ दिस, 6% लोग इनमें से कुछ भी नहीं करते, ना टी ना कॉफी ना स्मोक, 6% लोग इनमें से कुछ भी नहीं करते हैं। तो आपको बताना है द नंबर हैविंग ऑल द थ्री, आपको बताना है कि कौन ऐसे लोग हैं जो तीनों करते हैं, आपको बताना है कितने ऐसे लोग हैं जो तीनों करते हैं, तीनों। ठीक है, टाइम चाहिए सॉल्व करने के लिए, करो सॉल्व। 360 बच्चे बता रहे हैं आंसर, चलो ठीक है। किसको किसको नहीं बना, किसको किसको नहीं बना बताओ। ओके, देखो, कॉफी, टी, स्मोक, नन, 6% लोग कुछ भी नहीं करते, 6% लोग कुछ भी नहीं करते, ठीक है। तो अब मेरे को वैसे एक बात बताओ, अगर पूरे ऑफिस के अंदर 100% लोग हैं जिसमें से 6% लोग कुछ भी नहीं करते, मतलब 94% लोग ऐसे होंगे जो कुछ ना कुछ तो करते हैं, बोलो हाँ। 94% लोग ऐसे होंगे जो कुछ ना कुछ तो करते हैं, या तो टी या तो कॉफी या तो स्मोक। 6% लोग कुछ भी नहीं करते, मतलब 94% लोग कुछ ना कुछ तो करते होंगे। अब जरा क्वेश्चन का डेटा देखो, 48% लोग कॉफी प्रेफर करते हैं, 54% लोग टी प्रेफर करते हैं, और 64% लोग स्मोकिंग प्रेफर करते हैं। 28% लोग कॉफी और टी दोनों प्रेफर करते हैं, यानी कि इंटरसेक्शन कॉफी और टी का। 32% लोग टी और स्मोकिंग चाहते हैं, यानी टी और स्मोकिंग का इंटरसेक्शन। और 30% लोग कॉफी और स्मोकिंग चाहते हैं,
यानी कि कॉफी और स्मोकिंग का इंटरसेक्शन 30% लोग। करेक्ट, मैंने प्लॉटिंग कर दी वेन डायग्राम में। हमें बताना है कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो तीनों करना चाहते हैं या तीनों करते हैं। हमें तीनों का इंटरसेक्शन बताना है, तो ग्रीन वाला पोर्शन वी नीड टू फाइंड। ये है क्वेश्चन का डेटा, समझ में आ गया। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 2000 है, तो ये क्वेश्चन का डेटा है। फटाफट से बताओ, समझ में आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आ गया? यस। अब मेरे को एक बात बताओ बच्चों, टोटल नंबर ऑफ लोग जो कुछ ना कुछ करते हैं, टोटल नंबर ऑफ लोग जो कुछ ना कुछ करते हैं वो है 94%। करेक्ट, 94% लोग कुछ ना कुछ करते हैं। बोलो। अब वो कुछ भी हो सकता है, कॉफी, टी, स्मोक, एनीथिंग। 94% लोग कुछ ना कुछ करते हैं। या फिर एक एक मेरे को एक बात बताओ, सिंपल सिंपल, अगर 48% लोग कॉफी लेते हैं, जिसमें से 28% लोग टी और कॉफी दोनों लेते हैं, और 30% लोग टी, कॉफी और स्मोक करते हैं, तो बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो ओनली कॉफी करते होंगे? ये बताओ वेन डायग्राम को देख के कितने परसेंट लोग ऐसे होंगे जो कि ओनली कॉफी के साथ जाते होंगे? गलत, स्नेहशिका गलत। बेटा -2 है, वो जो आप 2 बोल रहे हो ना, दैट इज -2। चलो वो छोड़ो, ये बताओ क्या 94% लोग इज बेसिकली स्मोकिंग यूनियन, कॉफी यूनियन, टी है? फटाफट से बताओ, क्या 94% लोग बेसिकली, क्या 94% लोग बेसिकली या तो स्मोकिंग, या तो कॉफी, या तो टी, कुछ ना कुछ तो करते हैं, या तो दोनों करते हैं या तो तीनों करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो चल रहा है, कुछ ना कुछ तो चल रहा है। करेक्ट। अब देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन स्मोकिंग यूनियन, कॉफी यूनियन, टी मेरे को पता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन स्मोकिंग इंटरसेक्शन कॉफी इंटरसेक्शन टी मुझे निकालना है। कितने लोग ऐसे जो तीनों के तीनों करते हैं? मेरे पास है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन स्मोकिंग 64, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी 54, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉफी 48, number of elements in coffee intersection tea, number of elements in coffee intersection smoking, number of element in coffee tea intersection smoking। ये भी है मेरे पास। कॉफी इंटरसेक्शन टी है 28, कॉफी इंटरसेक्शन स्मोकिंग है 30, और टी इंटरसेक्शन स्मोकिंग है 32%। तो अब जरा ध्यान से देखो, क्या मैं बोल सकता हूं क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन स्मोकिंग यूनियन कॉफी यूनियन टी इज नथिंग बट number of elements in smoking plus number of elements in coffee plus number of elements in tea माइनस कॉमन एलिमेंट्स दो दो बार काउंट हो जाते हैं, कॉमन एलिमेंट्स दो दो बार काउंट हो जाते हैं, तो एक बार हटाओ, एक बार हटाओ। नंबर ऑफ एलिमेंट इन स्मोकिंग इंटरसेक्शन कॉफी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉफी इंटरसेक्शन टी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी इंटरसेक्शन स्मोकिंग। फटाफट से बताओ यस और नो, बोलो। पर इस फॉर्मूले में गड़बड़ है, पूछो क्या, पूछो तो बताऊंगा क्या गड़बड़ है इस फॉर्मूले में। क्या गड़बड़ है इस फॉर्मूले में? वैसे तो ये फॉर्मूला तुम लोग याद कर सकते हो, पर एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है मेरे को एक बात बताओ, जब मैंने एक बार ये कॉमन एलिमेंट हटाया, सारे बच्चे बोलो यस, यस भैया आपने एक बार ये कॉमन एलिमेंट हटाया, क्योंकि डबल काउंटिंग हो गई थी। फिर भैया आपने ये भी कॉमन एलिमेंट एक बार हटाया,
फिर भैया आपने ये भी कॉमन एलिमेंट एक बार हटाया, तो मेरे को एक बात बताओ, ये तीनों कॉमन एलिमेंट्स हटाते टाइम मैंने ये ग्रीन वाले पार्ट को भी हर बार हटाया ना, क्योंकि ये भी कॉमन एलिमेंट का पार्ट है। तो मैंने ये ग्रीन एलिमेंट को हर बार हटाया ना कॉमन एलिमेंट हटाते टाइम। तो एक बात बताओ, ये ग्रीन एलिमेंट तो पूरा ही हट गया यहां से। सोचो, इसके साथ था वो भी हट गया, इसके साथ बैठा था वो भी हट गया, इसके साथ बैठा था वो भी हट गया। ग्रीन एलिमेंट तो पूरे क्वेश्चन से ही हट गया, तीनों को माइनस करने के चक्कर में। तो ग्रीन एलिमेंट तो पूरा पूरा ही हट गया, मतलब इतना पोर्शन तो पूरा ही गायब हो गया, क्योंकि मैंने ये भी कॉमन पार्ट हटा दिया तो इसके साथ भी चला गया, ये भी कॉमन पार्ट हटाया तो इसके साथ भी बैठा था वो भी चला गया, ये भी कॉमन पार्ट हटाया तो इसके साथ बैठा था वो भी चला गया। तो ये वाला जो तीनों का कॉमन एलिमेंट था, तीनों का कॉमन एलिमेंट था, ये तो पूरा ही गायब हो गया, तो इसको वापस ऐड बैक करना पड़ेगा। इसको वापस से क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन स्मोकिंग इंटरसेक्शन कॉफी इंटरसेक्शन टी। आ गया तुम्हारा आंसर। ये हो गया एक फॉर्मूला डिराइव्ड, ये हो गया एक फॉर्मूला का डेरिवेशन, और अब तुम्हारा आंसर आ जाएगा 94 इज इक्वल टू 64 प्लस 54 प्लस 48 माइनस 28 माइनस 30 माइनस 32 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन टी। डन, आ गया ना अब आंसर, अब निकाल लो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू 94 माइनस 64 माइनस 54 माइनस 48 प्लस 28 प्लस 30 प्लस 32। तो ये आ रहा है 18%। तो 2000 में से 18% लोग ऐसे हैं जो तीनों प्रेफर करते हैं। तो 18 टू जा 36, 360 लोग ऐसे हैं जो कि प्रेफर ऑल थ्री, जो कि ऑल थ्री प्रेफर करते हैं, जो कि ऑल थ्री प्रेफर करते हैं। फटाफट से बताओ, समझ में आ गया अब सबको? मनीष, आ गया समझ में? अब बच्चों ये वाला फॉर्मूला वैसे मैंने यहां पर लिख के रखा है। Number of elements in A union B union C is equal to number of elements in A plus number of elements in B plus number of elements in C minus number of element in A intersection B, B intersection C, C intersection A plus number of element in A intersection B intersection C. Okay? ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है, हमने डेरिवेशन सीखा इसका। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन हमने इस क्वेश्चन से सीखा। ठीक है, इस क्वेश्चन ने हमें सिखाया कि ये फॉर्मूला बनता कैसे है। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, क्वेश्चन में यूनियन वैल्यू भी गायब, क्वेश्चन में कुछ भी गायब हो सकता है। तुमको बस लॉजिक लगाना है, या तो वेन डायग्राम यूज कर लो या तो फॉर्मूला यूज कर लो। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले बस बन सकते थे, 2 लेवल के फॉर्मूले, 3 लेवल के फॉर्मूले। ठीक है बच्चों, डन है। अब जैसे देखो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, रेफर करो क्वेश्चन नंबर 44 में जो डेटा दिया था और नंबर ऑफ एम्प्लॉय बताओ जो टी एंड एस ले रहे हैं बट नॉट सी। तो वेन डायग्राम से ही आएगा ये। बताओ कितने ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो टी और एस ले रहे हैं, मतलब टी और स्मोकिंग कर रहे हैं बट कॉफी नहीं ले रहे हैं। वेन डायग्राम को देखो और बताओ, टी और स्मोकिंग ले रहे हैं बट नो कॉफी, टी एन एस बस नोट सी। बताओ कितने ऐसे नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं? देखो वेन डायग्राम और बताओ। ओके, कितना बोल रहे हो? 280। हाँ, चलो ये बताना था। अब एक सेकंड, यहां पर मैं लिख दूं क्या हमारा जो आंसर आया था, ताकि मेरे को तुम लोगों को समझाने में आसानी हो। 18% टेक ऑल थ्री। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है ना वैसे, 18% टेक ऑल थ्री। हमसे क्वेश्चन ने पूछा बताओ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु टेक टी एज वेल एज स्मोक बट नॉट कॉफी। बोलो हाँ, यही बोला क्वेश्चन, टी स्मोक लेते पर कॉफी नहीं लेते। तो सारे बच्चे बताओ, ये रहा टी और स्मोक का इंटरसेक्शन, फटाफट से बताओ येस और नो। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु टेक टी एज वेल एज स्मोक, तो दोनों का इंटरसेक्शन ये रहा।
दोनों का ये इंटरसेक्शन यही रहा। नंबर ऑफ एम्प्लॉई जो टी और स्मोकिंग दोनों लेते हैं 32%, बोलो हाँ। 32% एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो टी भी लेते हैं और स्मोक भी करते हैं, बोलो हाँ। बट नॉट कॉफी। तो मेरे को एक बात बताओ, इसके अंदर 18% ऐसे लोग हैं जो टी, स्मोक और कॉफी तीनों लेते हैं, बोलो हाँ। इस इंटरसेक्शन के अंदर 18% लोग ऐसे हैं जो कॉफी भी लेते होंगे, तो इसको हटा दो। तो आपको सिर्फ वो लोग मिल जाएंगे जो या तो टी ले रहे हैं और या तो टी एंड स्मोकिंग दोनों कर रहे हैं, वो लोग आपको मिल जाएंगे। ये पोर्शन आपको निकालना था क्वेश्चन में। तो अब बताओ क्या इसका कोई फॉर्मूला है? नहीं, ये तो वेन डायग्राम से ही निकलेगा ना। फटाफट से बताओ, ये तो सिर्फ वेन डायग्राम से निकल सकता है ना, इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं है। ये तो सिर्फ वेन डायग्राम से निकल पाएगा कि बताओ कितने लोग ऐसे जो टी एंड स्मोकिंग करते हैं बट कॉफी ना लेते हो। तो ये टी एंड स्मोकिंग का इंटरसेक्शन पॉइंट है, टी एंड स्मोकिंग का इंटरसेक्शन पॉइंट है। इसमें से कॉफी हटा दो, इसमें से कॉफी हटा दो, बोलो हाँ। इसमें से कॉफी हटा दो, टी और स्मोकिंग का इंटरसेक्शन पॉइंट लो और इसमें से कॉफी हटा दो, यानी 32 माइनस 18। तो आंसर आ गया 14%। चलो 14% टिक कर दो। अच्छा नंबर्स में दिया है तो 2000 इंटू 14%, 14 टू जा 28, 280 आंसर। सिंपल। अब ये करते करते प्रैक्टिस आ जाएगा। जिसको लग रहा होगा कि अरे ये तो टफ है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। 44 का डेटा रेफर करो। नंबर ऑफ एम्प्लॉय बताओ जो प्रेफर करते हैं ओनली कॉफी। ओनली कॉफी बच्चों, ऐसे लोग बताओ जो सिर्फ कॉफी पीना पसंद करते हैं। अगेन वेन डायग्राम, ओनली कॉफी। बताओ। फोर्टी 48% लोग हैं जो कॉफी पीते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो टी कॉफी पीते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये आपका स्मोक और कॉफी लेते हैं। तो कितने परसेंट लोग ऐसे हैं? ये हो गया एक मेमोरी माइनस, ये हो गया एक मेमोरी माइनस, ये हो गया मेमोरी प्लस, एमआरसी। आ गया आंसर। ओनली कॉफी। बताऊं, मैं बताऊं कि तुम लोग करोगे सॉल्व? चलो ठीक है, इधर देखो ध्यान से वेन डायग्राम को, वेन डायग्राम को देखो ध्यान से। सारे बच्चे बताओ 28% लोग ऐसे हैं जो कॉफी एंड टी का इंटरसेक्शन है। फटाफट से बताओ 28 इसकी वैल्यू है ना, कॉफी एंड टी के इंटरसेक्शन की। कॉफी एंड टी के इंटरसेक्शन की वैल्यू 28 है। सबसे पहले इसमें से 18 हटाओ और मेरे को सिर्फ इतनी वैल्यू बताओ। इसमें से 18 हटाओ और मेरे को सिर्फ इतनी वैल्यू बताओ क्या आ रही है। सिर्फ इतनी वैल्यू बताओ क्या आ रही है। 10। 30% लोग ऐसे हैं जो स्मोक और कॉफी का इंटरसेक्शन है। 30% लोग ऐसे हैं जो स्मोक और कॉफी का इंटरसेक्शन है। इसमें से भी 18 हटाओ और मेरे को सिर्फ इतने की वैल्यू बताओ। 12। ठीक है, तो अब बताओ टोटल, टोटल बच्चों 48% लोग कॉफी लेते हैं, बोलो हाँ। 48% लोग ऐसे हैं जो टोटल कॉफी लेते हैं। इसमें से कॉफी एंड टी ओनली वाले लोग 10% है, बोलो हाँ। जो ओनली कॉफी एंड टी लेते हैं, ध्यान से देखो द ऑरेंज पोर्शन, ऑरेंज पोर्शन को देखो। 10% लोग ऐसे जो ओनली कॉफी एंड टी लेते हैं, ओनली कॉफी एंड टी लेते हैं। 12% लोग ऐसे हैं जो ओनली कॉफी एंड स्मोक लेते हैं, जो ओनली कॉफी एंड स्मोक लेते हैं। और 18% लोग ऐसे हैं जो कॉफी एंड स्मोक एंड टी लेते हैं। तो बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो कि ओनली कॉफी लेते हो? ओनली कॉफी वाले कितने लोग आ जाएंगे? 48% लोग टोटल कॉफी लेते हैं, जिसमें से 10 लोग ऐसे हैं जो कॉफी के साथ टी भी ले लेते हैं। 12% लोग ऐसे हैं जो कॉफी के साथ स्मोक भी ले लेते हैं। और 18% लोग ऐसे हैं जो कॉफी, स्मोक एंड टी तीनों लेते हैं।
तो कितने लोग ऐसे जो ओनली कॉफी के साथ जाते होंगे, बताओ, ओनली कॉफी के साथ कितने % लोग जाते होंगे? 8% लोग। तो 8 टू जा 16, 160 आंसर। डन। अब ध्यान से इसको अपनी कॉपी में बनाओ, इसको अपनी कॉपी में बनाओ। ओके, तो इस क्वेश्चन से हमने वैसे बहुत सारे फॉर्मूला सीख लिए और वेन डायग्राम की भी क्लैरिटी मिल गई हमको, करेक्ट? तो वेन डायग्राम इज जस्ट अ डायग्राम, राइट? कॉमन सेंस से बनाने वाला एक डायग्राम इज अ वेन डायग्राम। हाँ सौम्यदीप, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, अपने तरीके से तुम लोग कर सकते हो वेन डायग्राम का यूज। ये मैंने मेरा तरीका बता दिया, तुम्हारे पास तुम्हारे तरीके भी होंगे वेन डायग्राम यूज करने के, तुम वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैं फॉर्मूला में पहले ना जाके, जैसे ओनली कॉफी पूछा था ना तुम लोग से, बताओ कितने लोग ओनली कॉफी ले रहे हो, कुछ भी ऐसा, तो मतलब वेन डायग्राम को तुम लोग अपने तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। अपने तरीके से तुम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन घर में कर सकते हो, डायग्राम बना बना के देख सकते हो वेन डायग्राम, कि मैं और कैसे सोच सकता हूँ, मैं और कैसे इसको यूज कर सकता हूँ, वो तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ तुम्हारे कॉन्सेप्ट बिल्डर के सारे क्वेश्चन होते हैं समाप्त। ओके, ओके, तो चलो बच्चों, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।